मैं मान्यवरों से ये विनंती करता हूं, दीप प्रज्वलन करके और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि देकर हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रताप चंद सारंगी जी, मनोज जोशी जी, विनय रोहिला जी और दीनानाथ तिवारी जी अपने ज्येष्ठ नेता, इनसे मैं विनंती करता हूं आप कृपया पुष्पांजलि देकर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलिए भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अपने संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। जोरदार तालियों से हम मान्यवरों का सम्मान करेंगे। आदरणीय धामी जी पुष्पांजलि देकर आदरांजलि प्रकट करते हुए, साथ ही में प्रताप चंद सारंगी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, विनय रोहिला जी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महामंडल के अध्यक्ष रह चुके उत्तराखंड में, मनोज जोशी जी, बोलिए भारत माता की। भारत माता की। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। इतनी सी आवाज से काम नहीं चलता ऐसे कार्यक्रमों में। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मैं मंच पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, आज के अपने विशेष अतिथि और जिनका हम विशेष सम्मान भी कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ में श्री प्रताप चंद सारंगी जी सांसद है, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके, लेकिन अपनी बिल्कुल आप दे सकते हैं सादगी के लिए वे जाने जाते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही में हम जिन्हें मनोज जोशी जी आर्य चाणक्य के रूप में देखते हैं, ऐसे मनोज जोशी जी का स्वागत करता हूं। साथ ही में श्री विनय रोहिला जी, वे भी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उत्तराखंड सरकार के, और साथ ही में दीनानाथ तिवारी जी अपने ज्येष्ठ नेता है, उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही में यह कार्यक्रम जिनकी कल्पना ये लगातार 18वां वर्ष है कि जो हर साल इस दिन कार्यक्रम करते हैं, ऐसे अमरजीत मिश्रा जी का हम जोरदार तालियों से यहां पर मंच पर स्वागत करेंगे। हमारी संस्कृति है, हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं विनंती करूंगा महेंद्र सिंह गोसाई और राजेंद्र शर्मा जी से कि वे अपने आज के मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यहां पर मूर्ति और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। श्री महेंद्र सिंह गोसाई जी और राजेंद्र शर्मा जी से विनंती करता हूं वे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत करें। देश में समान नागरिक कानून लाने वाले पहले मुख्यमंत्री का सम्मान हो रहा है। मैं देवजानी साहू और अजय दास जी से विनंती करूंगा कि अपने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और आदरणीय सांसद श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी का वे अंग वस्त्र और मूर्ति देकर स्वागत करें। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी।
बिल्कुल अपने सादगी के लिए जाने जाते हैं। आपने साइकिल पर उनकी तस्वीरें देखी होगी, जैसे हमने देखा था आज भी बिल्कुल वैसे ही, और दूसरी बार सांसद बने हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बड़े प्रसन्न व्यक्तित्व के धनी है, और हमने देखा है कि जब आर्य चाणक्य की भूमिका में वे जाते हैं तो फिर उनका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। ऐसे हमारे आर्य चाणक्य जी मनोज जोशी जी का स्वागत करने के लिए मैं सचिन शिंदे और संतोष दीक्षित जी से विनती करता हूं कि वे पद्मश्री मनोज जोशी जी का स्वागत करें। मनोज जोशी जी असली मुंबईकर है। धन्यवाद। मैं मनोज सिंह और राकेश सिंह जी से विनती करूंगा कि आज के अपने दूसरे अतिथि विनय रोहिला जी का वे अंगवस्त्र और मूर्ति देकर स्वागत करें। आज विशेष रूप से विनय जी उत्तराखंड से इस कार्यक्रम में आए हैं। वे उत्तराखंड में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त स्थान पर काम करते हैं। उनका भी आज यहाँ पर मनोज सिंह जी और राकेश सिंह जी मूर्ति देकर और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं शंभू सिंह जी और शैलेश पांडे जी से विनती करूंगा कि हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता श्री एडवोकेट दीनानाथ तिवारी जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता यानी युवा मोर्चा की स्थापना से लेकर आज भी हमें जेल से छुड़ाने के लिए जो सबसे आगे रहते हैं, ऐसे हमारे ज्येष्ठ नेता दीनानाथ तिवारी जी। हमने मंच पर दीप कोश्यारी जी भी उपस्थित है। मैं विनती करूंगा कि शंभू सिंह और शैलेश पांडे जी से आप ही दी कोश्यारी जी का यहाँ पर स्वागत करें। विशेष रूप से वे आज यहाँ पर उपस्थित है, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमने मूर्ति तो देख ली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यह प्रतिमा है, लेकिन आज के कार्यक्रम की एक विशेषता भी है। जो अंग वस्त्र देकर हमने सभी का स्वागत किया है, यह अंग वस्त्र अटल जी को बड़ा प्रिय था, और यह अमरजीत मिश्रा जी की सोच है, उनका शोध है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा और अटल जी जो अंग वस्त्र पहनते थे उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, वह देकर उन्होंने आज सभी मेहमानों का स्वागत किया है। मगर अधिक समय न लेते हुए अमरजीत मिश्रा जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और अमरजीत मिश्रा जी है। वह कहते हैं कि मैं आज के अतिथि का भी स्वागत करता हूं, फिर से अंग वस्त्र देकर स्वागत करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं अमरजीत मिश्रा जी से विनती करूंगा, आप अपना प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। श्री अमरजीत मिश्रा जी। बहनों और भाइयों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में
यदि कोई एक नेता ऐसा था जिसने इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उस नेता का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज उनके बलिदान दिवस के निमित्त हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से कुछ सोचे, समझे और अंगीकार करे अपने जीवन में, जिससे ये देश दुनिया का सिरमौर बने और समझ सके, दुनिया के साथ, दुनिया के रफ्तार के साथ चल सके। इसलिए आज के बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। बहनों और भाइयों, हम सब उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हैं। इस देवभूमि का दैवत्व, देवत्व और प्रखर हो और पुष्पित पल्लवित हो और सर्वमान्य हो और भगवान और भक्त के बीच में एक आसान सी रास्ता बने, उसके लिए अहोरात्र प्रयत्न करने वाले, मेहनत करने वाले एक युवा मुख्यमंत्री हम सबके बीच में है, पुष्कर सिंह जी धामी। इस मुंबापुरी में उनका स्वागत करते हुए मुझे अथाह खुशी हो रही है कि जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड देवों की भूमि को पूरा देश और सनातन में विश्वास करने वाला, विदेश में रहने वाला भी जो आकर बाबा केदार और बद्री विशाल का दर्शन करता है, वो वास्तव में धामी जी को बहुत 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 दुआएं देता है। इतनी आसानी से हम आदरणीय मोदी जी के सपनों के भारत को और सुदृढ़ कर रहे हैं, उसकी बागडोर उत्तराखंड में धामी जी के हाथ में। आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो प्रताप चंद्र सारंगी जी दिख रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इस राष्ट्र को एकजुट करने के लिए पहली बार केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उन्होंने मुद्दा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को भी परमिट लेकर उसमें प्रवेश करना पड़ता था। एक ही देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, इसके विरोध में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने का नैतिक दायित्व पूरा किया। और जब वो संघ के पास गए, पूज्य गुरुजी के पास जाकर कहा उन्होंने कि मैं एक राजनीतिक दल बनाना चाहता हूं और संघ उसमें मेरी मदद करे, कि देश की एकता अखंडता को और बरकरार रखने के लिए संघ के प्रयत्नों को उस समय भी डॉक्टर मुखर्जी जैसे प्रकांड विद्वान भी जानते थे कि संघ का क्या दायित्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि संघ राजनीतिक क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के आग्रह पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इस काम के लिए भेजा। डॉक्टर मुखर्जी कालांतर में संगठन मंत्री के नाते पंडित उपाध्याय जी के कामों को देखकर कहा था कि मुझे एक दीनदयाल और मिल जाए तो मैं इस देश का राजनीतिक चरित्र बदल दूंगा। जब मैं उड़ीसा के बालासोर से चुनकर आने वाले एक
सांसद को, उसके पहले विधायक को और बाद में केंद्रीय मंत्री को, प्रताप चंद्र सारंगी को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्यायों की फौज तैयार कर दी। आज उड़ीसा में हमारी सरकार है। स्वर्ग में बैठे हमारे नेता इस बात को देखकर खुश होते होंगे कि बाबा जगन्नाथ की भूमि में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। झोपड़ी में रहते हैं, साइकिल से चलते हैं और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा में दिन रात मेहनत करते हैं। अभी उनकी 10 बजे की फ्लाइट है तो उनको कार्यक्रम के बीच में से जाना पड़ेगा, लेकिन उनके मन में भी इच्छा थी कि कैसे जब पुष्कर सिंह धामी जी का सत्कार हो रहा हो तो इन्हीं नेत्रों से मैं भी देख सकूं उनका सम्मान, और इसलिए वो मुंबई में आए। हम सब विनय रोहिला जी को देख रहे हैं। पूरे देश में आपदा प्रबंधन के लिए समितियां बनती हैं, उन समितियों के अध्यक्ष भी हुआ करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की कोई समिति बनती है तो उस समिति का अध्यक्ष कोई बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को बनाया जाता है। विनय रोहिला जी उसी आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष। एडवोकेट दीनानाथ तिवारी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे, मुंबई के महामंत्री रहे, उनको भी हम देख रहे हैं। दीप कोश्यारी युवा साथी हैं और जो लोग मुंबई में काम करते हैं सामाजिक क्षेत्रों में, उनके कामों से परिचित हैं और उनसे भी परिचित हैं कि किस तरह वे, जब हमारे आदरणीय राज्यपाल आदरणीय कोश्यारी जी थे भगतदा, तो उनके भतीजे के नाते वो सामान्य व्यक्ति को ले जाकर राजभवन के अहाते में पहुंचाते थे, एक सूत्र का काम, एक ब्रिज का काम किया करते थे। आज उत्तराखंड में वो भी सामाजिक क्षेत्र में काम। और मैं अंत में जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने फिल्मों में काम किया तो लोगों ने उसकी अभिनय क्षमता का, अद्भुत अभिनय क्षमता का लोगों ने पसंद किया। जब वो चाणक्य करते हैं, जब वो अन्य नाटकों में काम करते हैं और एक पात्री अभिनय करते हैं, पूरे 3 घंटे तक लोगों को बांध कर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, पद्मश्री मनोज जोशी के बारे में कहते हुए हर्ष होता है कि वो संस्कृत निष्ठ हर काम को अंजाम देते हैं पंचतारांकित संस्कृति के उस फिल्मी दुनिया में। ऐसे महानुभाव आज आदरणीय धामी जी के सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आदरणीय आशीष शेलार जी एक समारोह में व्यस्त हैं, थोड़ी देर में वो भी उपस्थित होंगे। लेकिन भाई और बहनों, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जब कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उस लड़ाई का जो मुखिया होता है वो सैनिकों के सहारे युद्ध नहीं लड़ता, वो युक्ति के सहारे युद्ध लड़ता है, उन विचारों के सहारे युद्ध लड़ता है। जब द्वापर में कृष्ण महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे तो कौरवों के पास तो 11 अक्षौणी सेना थी और एक से एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन मात्र 7 अक्षौणी सेना को लेकर पांडव लड़ रहे थे।
लेकिन उसका नेतृत्व भगवान कृष्ण कर रहे थे। इसलिए भक्ति के साथ युक्ति काम आई और हमने देखा कि कृष्ण जिसके साथ थे युद्ध में वही जीता। फिर त्रेता में हमने देखा भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण तो महापराक्रमी था, उसके पराक्रम को ध्वस्त करने का काम अगर राम ने किया तो बंदर भालुओं के सहारे किया। और इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। क्यों? हनुमान की भक्ति उसमें थी, उनके साथ थी। भक्ति के सहारे, युक्ति के सहारे उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति निर्माण की, जिसके सहारे उन्होंने युद्ध जीता। हम जिस धरती पर रह रहे हैं वहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मावलों को लेकर मुगलों को खदेड़ा था। और 1951-52 में इसी तरह का एक युद्ध श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हम लोग पंडित नेहरू के विशाल वैभव के सामने लड़ा था। उसकी परिणति हमने समय समय पर देखा, लेकिन 2014 से लेकर 2024 का ये चुनाव भी इस देश को दुनिया के परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी के सपनों का वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जहां समान नागरिक कानून हो, उस समान नागरिक कानून को अगर इस देश में किसी एक राज्य ने लागू करने का साहस किया तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी जगह खड़े होकर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जोरदार स्वागत करें और उनको बताएं कि मुंबापुरी के लोग आपको समर्थन मुंबई के सामाजिक राजनीतिक जीवन में उसकी नसों नसों में जीवंत रक्त का संचार करने वाले ये लोग, धामी जी आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि पूरे राष्ट्र की तरफ से आपने उत्तराखंड में जो शंखनाद किया है, ये शंखनाद पूरे देश में गूंजेगा और पूरे देश में समान नागरिक कानून ये जो नारे लग रहे हैं, ये लोगों की अंतःकरण की आवाज है। और इसलिए मैं धामी जी का मुंबापुरी में स्वागत करते हुए सारंगी जी का स्वागत करता हूं और हमारे अध्यक्ष आशीष जी शेलार के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोग मुंबई को आलीशान मुंबई और देश की वास्तविक आर्थिक राजधानी का जो वैभव है वो पुनः लौटाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं इस मुंबई में आपका स्वागत भी करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज पुरोहित जी मुंबई के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और आज हम सबके बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आएं। राज पुरोहित जी आप आ जाइए, पूर्व अध्यक्ष आ जाएगा तो अध्यक्ष भी आ जाएगा। राज पुरोहित जी का स्वागत करता हूं और हम सबके लाडले गणेश खंडकर जब बोलते हैं तो उनके बोलने में ध्वनित होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की संतानें ऐसे ही हुआ करती हैं।
मैं फिर से ये मंच गणेश खंडकर को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। और मैं आपसे भी विनंती करता हूं, एक बार अमरजीत जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। यह सोच और यह देशभक्ति का ज्वार हर साल करना, यह अमरजीत जैसे ही व्यक्ति करते हैं। मैं विनंती करता हूं श्री विनय रोहिला जी, जो उत्तराखंड से आज विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है, आप अपनी वाणी को प्रस्तुत करें। श्री विनय रोहिला जी। मित्रों, भाई और बहनों, आज इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के कार्यक्रम में हम सब कार्यकर्ता बंधु जो इस उपलक्ष्य में यहां पर उपस्थित हुए हैं कि हम सब के बीच में ही आप सबके कार्यकर्ता, जिन्होंने कार्यकर्ता कार्य प्रणाली से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के जीवन और योजना से पोषित करते हुए आगे आज मुख्यमंत्री के पद पर अपने आप को हम सब के बीच में एक आशीर्वाद लेकर माननीय मोदी जी के कार्य को बढ़ाते हुए हम सबके बीच में आज मंच पर विराजमान है आदरणीय श्रीमान पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। मित्रों, हम सबके बीच में ही केंद्रीय मंत्री आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सारंगी जी, अपने दीनानाथ तिवारी जी, दीप कोश्यारी जी, और अपने बीच में ही है पद्मश्री श्री मनोज जोशी जी, राज पुरोहित जी, और अपने संचालक गणेश जी। सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं और इस सभागार के अंदर उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, मैं सबका वंदन अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखता हूं। मित्रों, इस कार्य योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब सुबह चले तो एक विचार विमर्श हो रहा था कि बॉम्बे में जाने का सूत्र कहां से पड़ा, और इतनी व्यस्तता के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं कि प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ हो जाता है और वहां पर लगातार मुख्यमंत्री जी का रहना आवश्यक रहता है। और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सरकार के अंदर ऊर्जा का केंद्र बनकर सभी कार्यों को निस्तारण करते हैं, उन परिस्थितियों में आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। कहीं भी कोई घटना ना हो और उस परिस्थिति में सरकार त्वरित रूप से उसका निस्तारण करे, इस प्रक्रिया को निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ चले सुबह तो कहने के विनय जी, ये हम आ तो रहे हैं लेकिन ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि श्यामा प्रसाद जी के बलिदान दिवस पर हम सभी के विषय को लेके जा रहे हैं, और जो हमने अमरजीत मिश्रा जी दीप कमल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना एक साहसिक कार्यक्रम किया है। मैं मित्रों माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, आप सबकी ओर से अपने अमरजीत मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन और वंदन कीजिए, जोरदार अभिनंदन कीजिए एक बार, बहुत जोरदार। मित्रों, अनेकों विषय आते हैं अपने जीवन के अंदर, अनेकों प्रसंग ऐसे उभरते हैं जिनसे कभी चिंतन मंथन का मन हो जाता है। कभी आदमी सोचता है कि मैं किधर चला था और किधर निकल गया, और इस प्रकार की प्रक्रिया में अपने जीवन के आकलन करने का विषय बन जाता है। आपने देखा होगा दीनदयाल जी के जीवन से लेकर और श्यामा प्रसाद जी के जीवन तक हम सब कार्यकर्ता और हम सब बंधुओं के बीच में एक विचार हमेशा बढ़ता रहता है कि हम भी क्या उनके जैसा कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। इसी विचार को लेकर जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सामने विषय आया और केंद्रीय नेतृत्व ने जब उनको आदेश दिया कि इस विषय पर आप आगे बढ़िए, तो मित्रों मैं समझता हूं इस यूसीसी के विषय को एक्ट तक लाने के लिए कम से कम 122 बार लगातार छोटी और बड़ी बैठकें हुई हैं। उन बैठकों के अंदर विभिन्न प्रकार के जज जी, ऑफिसर्स, अपनी संस्थाओं के सदस्य और लगभग इतने विचार और संस्तुति आकलन हुआ, और उनका अध्ययन करने के बाद इस एक्ट को जब लाने का फोरम बना, तो मैं समझता हूं ये काम पुष्कर धामी जी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों से, अपनी प्रेरणा से, चेतना से और अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर, माननीय अमित शाह जी के आग्रह पर
जिस प्रकार से इस काम का संयोजन करने का कार्य किया, वो कार्य का समय उन्होंने अपनी रात में से निकाला। मैं देखता हूं मुख्यमंत्री जी रात को लगभग 2 बजे सोते हैं और सुबह ही प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी उठ जाते हैं, और फिर घूमना, और उसके घूमने के बाद फिर लगातार 2 घंटे फिर इस कार्य के लिए समय निकालना कि यूसीसी एक्ट में कहां रिफॉर्म हो सकता है, कहां युक्ति जुड़ सकती है, कहां उसमें नए विचार आ सकते हैं और किस प्रकार से हमारे समाज के लिए प्रासंगिक होगा। इस प्रकार का कार्य रचना कर आज मैं समझता हूं इस उत्तराखंड से जो गंगोत्री चली है, वो इस देश के लिए एक वातावरण बनाने में एक आवाज बनकर उभर गई और हम सब लोग आज मुख्यमंत्री जी का आज सम्मान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इस अवसर पर जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए उपस्थित हैं और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि मुख्यमंत्री जी अपने इस एक्ट के बारे में बताएंगे, निश्चित रूप से हम सब भी इस दिनचर्या को याद रखेंगे कि यूसीसी एक्ट देश का बना और यूसीसी एक्ट के बाद दिल्ली में अनेकों कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन बॉम्बे में हमारा पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के लिए सम्मान समारोह हुआ है। मैं इस कार्यक्रम के निमित्त आप सबको बधाई अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद रोहिला जी। आपने कहा कि आपदाओं के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है, लेकिन अभी के दिनों में वहां का विकास और जो दर्शन प्रभु के होते हैं उसके लिए भी उत्तराखंड जाना जाता है और उसी के लिए जाना जाएगा। मैं विनती करता हूं कि एक ऐसे व्यक्तित्व को जो राजनीति में देखने के बाद में जो धारणाएं बदली गई थी, वो धारणाओं में भी एक कहीं ना कहीं आशा के दीप जलते हैं। ऐसे में विनती करता हूं श्री आदरणीय प्रताप चंद्र सारंगी जी से, अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे भी राजनेता हो सकते हैं, ये उसका मूर्तिमंत उदाहरण है आदरणीय सारंगी जी। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः प्रियसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रत्नाकराधौतपदा हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। बोलो भारत माता की। मंच संचालन करने वाले इस जिला के अध्यक्ष माननीय श्री गणेश खंडकर जी और इस कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठाता माननीय श्री अमरजीत मिश्र जी, आज के मुख्य अतिथि पूरे भारत के एक आदर्श व्यक्ति जिन्होंने इतिहास को बदल डाला, यूसीसी लागू करके हमारे सबसे अत्यंत आदरणीय उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त पुष्कर सिंह धामी जी, और जिनको चाणक्य के नाम में पूरे देश जानता है श्रीमान मनोज जोशी जी, विनय रोहिला जी, दीनानाथ तिवारी जी और कोश्यारी जी, मेरे सामने बैठे हुए बहनों और भाइयों, गणमाध्यम के प्रतिनिधि वर्ग, मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। आपने जिस प्रकार का अकृत्य में श्रद्धा निवेदन किया, इसका वर्णन करने के, इसका कृतज्ञता ज्ञापन करने का मेरा पास वाणी का अभाव होता है। मैं कल रात तक आने का निश्चय नहीं किया था। मेरा इलाके में जो दंगा चल रहा है, मेरा कंस्टिट्यूएंसी में एक घटना को लेकर के, इसमें दिन रात हमने एकाकार कर दिया। कल रात 12 बजे मैंने टिकट करने के लिए बोला, अमरजीत जी को मैं जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ उनको। इसको आप छलना भी कह सकते हैं, लेकिन मैं वादी होकर कल मैंने निर्णय किया मैं ऑफिस चला जाऊंगा। फिर पूछा सबको क्या करूं, मुंबई जाऊं या नहीं जाऊं। बोले नहीं आप एक काम करो, थोड़ा डीजी को बाकी पुलिस को डांट करके बोल दो और फिर चले जाओ, देखा जाएगा क्या होगा। फिर रात को 12 बजे मैंने टिकट करने की। मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मुझे यह दिव्य समावेश को देखना मंजूर था परमात्मा को, इसलिए मैं आ गया।
सारा बाधा हटा करके मुझे परमात्मा ने भेज दिया, जगन्नाथ महाप्रभु ने। और विशेषतः भारत का इतिहास पुरुष धामी जी को भी देखना था। यदि भी हमारे शपथ समारोह में उड़ीसा को गए थे, उस समय वार्तालाप नहीं हुआ था, मैंने देखा था। और उड़ीसा में भी इस बार इतिहास कर दिया श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से। पार्लियामेंट से हमारे बीजेडी आउट हो गया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और मैं आपको आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, और विशेषतः अमरजीत मिश्र जी को, हर साल ऐसा भव्य समावेश वो करते हैं। भारत के इतिहास में आजादी के बाद सारे महापुरुषों को डस्टबिन में फेंक देने का कोशिश कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, सिर्फ एक दो गांधी परिवार को छोड़ करके। और इसका प्रतिकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेशनल वार मेमोरियल, नेशनल पुलिस मेमोरियल, और जो क्रांतिकारियों के लिए जो अमृत वाटिका, ये सब इस देश का प्रेरणा स्रोत को जागृत करने के लिए। और जिनका बलिदान तिथि हम आज पालन कर रहे हैं, ये न केवल भारत में, पूरे विश्व में एक आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। प्रखर देश प्रेम, एक मूर्धन्य विद्वान, एक विचक्षण पार्लियामेंटेरियन, विलक्षण तर्क सामर्थ्य के अधिकारी, एक महान राष्ट्रभक्त के रूप में उनको दुनिया जानता है। उनका जीवन मूल्य से जीवन तुच्छ हो जाता है। हम जिनको महात्मा कहते हैं, उसका क्या विशेषता है? क्या 4 हाथ है, 5 सिर है? नहीं। जो जीवन का सिद्धांत को जीवन से भी महत्वपूर्ण मानते हैं, और इस सिद्धांत के लिए, जीवन मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए जीवन का आहुति देने में कोई संकोच नहीं करते हैं, उनको हम महात्मा कहते हैं। ऐसा एक महान विभूति हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस समय तो अंग्रेजों का राज था, भारत पराधीन था, और आजादी का जो लड़ाई चल रहा था, इसमें उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन आजादी का लड़ाई में अगुवाई करने वाले कई नेता भारतीय सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे थे। जैसा कि कुर्सी की लालच में कुछ नेता ने हमारा देश का विभाजन को स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने भी इस देश को आश्वस्त किया था, माई होल सोल रिवेल्स अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन, इंडिया विल बी डिवाइडेड ऑन माई डेड बॉडी। नेहरू ने बोला था पार्टीशन इज ए फैंटास्टिक नॉनसेंस। किसी ने बोला पार्टीशन इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकेबल प्रपोजिशन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट बिकम द मोस्ट प्रैक्टिकल रियलिटी। भारत का विभाजन हो गया। इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस घर में पैदा हुए थे, जिन पिता से आए थे, इनका नाम है आशुतोष मुखर्जी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी रहे। हमारे उड़ीसा से एक संबंध है। हमारे उड़ीसा का एक महान विभूति मान्यवर मधुसूदन दास, जिन्होंने नव उड़ीसा का निर्माण किया। मधुसूदन दास आशुतोष मुखर्जी का टीचर थे, और स्वयं डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है, जब उनका पिताजी का कोई कर्तव्य का द्वंद्व उत्पन्न होता है, तो मधुसूदन दास के पास जाकर के इसको निराकरण कर देते। डॉक्टर मुखर्जी एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे और एक बड़ा स्कॉलर भी थे। सबसे कम उम्र में उन्होंने सिंडिकेट को भी निर्वाचित हुए, और सबसे छोटा कुलपति भी बने। 33 साल की आयु में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति का एक सम्मानजनक पद भी प्राप्त किया है। उनका जीवन अगर राजनीति को नहीं आता, तो विश्व का एक महान स्कॉलर बन करके वो रहते। लेकिन भारत का तत्कालीन घटनाक्रम उनको बाध्य किया राजनीति की इस जटिल मैदान में आने के लिए। उनका जीवन का ये ध्येय था ज्ञान चर्चा। वो वास्तविक ज्ञान चर्चा में अत्यंत निपुण थे। ज्ञान साधना ही उनका जीवन व्रत था। लेकिन राष्ट्र का जो परिस्थिति था, भारतीयता को कुचल दिया जा रहा था, और कुर्सी के लालच में तुष्टीकरण का निर्लज्ज परंपरा को मूर्धन्य नेताओं ने आगे बढ़ाया।
और वो आश्चर्य होकर के गांधी जी को जाकर के ये विभाजन को स्वीकार न करने के लिए निवेदन किया। कई दिग्गज नेताओं को निवेदन किया। गांधी जी यद्यपि पहले इसका घोर विरोधी थे, अंततः गत्वा स्थिति के सामने उन्होंने नतमस्तक हो गया, विभाजन को स्वीकार लिया। राजगोपालाचारी भी मान लिया, मूर्धन्य नेतागण इसको स्वीकार कर लिया। और मुस्लिम लीग जो वास्तव में बहुत ही शक्तिहीन था, वो मुस्लिम समाज का नेतृत्व लेने लगा और अंग्रेजों और कांग्रेस में एक कंपटीशन चलता रहा कि तुष्टीकरण में कौन आगे जाएगा। देश विभाजन कोई सामान्य बात नहीं है। हिमालय से लेकर कुमारिका तक, अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से गंगा सागर तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, यह पावन देव ऋषि बंदनीय आर्य वसुंधरा भगवती भारत माता, किसी का पैतृक जमींदारी नहीं था जो इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। ये कर दिया, कुर्सी के लालच में हुआ। भारत का विभाजन कोई राजनीतिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ, अर्थनीतिक आधार पर नहीं हुआ। भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ, और जिन्होंने देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया वो अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। वो देश का एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले लोगों को वो सांप्रदायिक कहते हैं। यही भारत का विडंबना है। देश का एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले और पूरे देश को गर्वित करने वाले हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सांप्रदायिक कहते हैं। एक बार गांधी जी के सामने एक विचार आया। गांधी जी बोलने लगे, श्यामा प्रसाद जी को प्रशंसा करते हुए, मदन मोहन मालवीय जी के बाद एक ऐसा हिंदू नेता का आवश्यकता था और तुम इस आवश्यकता को पूरा करने वाले हो। मुखर्जी ने बोला, लेकिन आप तो मुझे सांप्रदायिक कहेंगे। गांधी जी ने बोले, देखो, समुद्र मंथन से निकला हुआ विष को अगर सदाशिव शोषण नहीं करते तो दुनिया जल जाता। इस भारत की राजनीतिक समुद्र का मंथन से जो विष निकलता है, इसको पीने वाला कोई आदमी चाहिए, और वो है तुम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गांधी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऐसा आकलन किया, इससे उनका महत्व को हम समझ सकते हैं। बहनों और भाइयों, श्यामा प्रसाद जी इतिहास की गड्ढालिका प्रवाह में बह जाने वाले कोई राजनेता नहीं थे। इतिहास का गति को रोध करके परिवर्तन करने वाला, दुर्बार साहस का पोषण करने वाला ऐसा एक पुरुषार्थ संपन्न व्यक्ति थे जो पूरे देश को गर्वित किया है। उनका राजनीतिक जीवन बहुत पहले से प्रारंभ हुआ था। वो सिंडिकेट में मेंबर रहे, फिर बाद में विश्वविद्यालय क्षेत्र से बंगाल विधान परिषद को गए। फिर भी उनका मन शैक्षिक क्षेत्र में था, परंतु जैसा भारत की राजनीति में मूर्धन्य राष्ट्रीय नेतागण नेहरू के नेतृत्व में काम कर रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ, और उनको विरोध करने के लिए दिग्गज नेता भी साहस नहीं कर देते, इसको देख करके उनको बहुत निराशा हुई और इस अभाव को पूर्ण करने के लिए उन्होंने निर्णय ले लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पार्लियामेंट में चुने गए, हिंदू महासभा में भी सम्मिलित हो गए। वीर सावरकर की प्रखर राष्ट्रवाद उनका आकर्षित किया, परंतु ज्यादा समय उधर नहीं रह पाए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर इसको एक राष्ट्रीय दल के रूप में राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करना है तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको लेकर के चलना है और राष्ट्रवाद में इन सबको विलीन करना है, क्योंकि हमारा देश का संस्कृति का अप्रतिम पाचन शक्ति हमने देखा है। हमने विदेशियों से, विधर्मियों से, शस्त्र से भी लड़ा, शास्त्र से भी लड़ा, सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक हमने लड़ा। हमारा शस्त्र कभी कभी पराजित हुआ, कभी विजयी हुआ, लेकिन हमारा शास्त्र सदा विजयी हुआ और उसका पाचन शक्ति दुर्बार है। लेकिन मतभेद समाप्त नहीं हुआ, वो फिर आ गया। वो परम पूज्य श्री गुरु जी से, बाकी लोगों से परामर्श करते हुए एक नया पार्टी गठन करने को निर्णय किया। वो केंद्रीय कैबिनेट में आजादी के बाद महात्मा गांधी जी के परामर्श पर उनको मंत्रिमंडल में लिया गया। पहले तो वो राजी नहीं थे, बाद में देश की हालत देख करके सब लोग कहे और सावरकर जी भी खुद चाहे, उन्होंने इंडस्ट्री मिनिस्टर का जिम्मेदारी लिया। औद्योगिक मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो आज भी अनुकरणीय है।
नई क्रांति किया, भारत को एक निर्माण की केंद्र बनाने के लिए उनका उस समय में जो सीमित साधन था, इसके बावजूद उन्होंने जो परिश्रम किया और जो दिशा निर्देश किया, वो आज भी भारत का मार्गदर्शिका है। लेकिन उनको देख करके नेहरू जी खुद ईर्षान्वित हो गए, उनकी लोकप्रियता देख करके। नेहरू के सामने बोलने वाला कहीं नहीं था, इतना प्रखर व्यक्तित्व, और उनके सामने कोई बोलता नहीं। लेकिन एक ऐसा नवयुवक आ गया जो नेहरू को भी मात करने वाला। एक बार नेहरू ने बोला, जो भारतीय जनसंघ उन्होंने स्थापन किया, कुछ लोग उनको मजाक करके बोलते थे, क्या एक वार्ड काउंसिलर भी आ सकता है? लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी निराश नहीं हुए। वो अनंत ऊर्जा का स्रोत जैसा उन्होंने सोचा था, एक दीर्घकालीन योजना था कि भारतीयता और हिंदुत्व को सुरक्षित करने के लिए कौन आएगा। क्या है ये हिंदुत्व? आज लोग बोलते हैं हिंदुत्व तो सांप्रदायिकता है, कि हिंदू धर्मावलंबी का बात है। वो कोई धर्मावलंबी का बात नहीं है। मोहम्मद करीम छगला, हमारा जो विचारपति थे, बोले ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया आर हिंदू बाय रेस एंड मुस्लिम बाय फेथ। हिंदुत्व एक विचार है, ये हमारा धरोहर है। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लक्ष्य एक, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, जीविका भिन्न हो सकता है, जीवन एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, भाषा भिन्न हो सकती है, भाव एक, और रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। यह है हिंदू संस्कृति, यह है भारतीय संस्कृति। यह भारतीय संस्कृति के मूर्धन्य प्रवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीति का भारतीयकरण करने के लिए एक नया पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। सब लोगों के लिए ओपन था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब इसमें थे। हिंदू संस्कृति में सबका स्थान है। यह हिंदुत्व, यह कोई सांप्रदायिकता नहीं है, यह स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व, जिन्होंने पार्लियामेंट रिलीजियंस में बोला, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजियन व्हिच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड and the oppressed people of all the nations and all the religions of the earth। मैं उस धर्म से विलंघ करता हूं, गर्व से विलंघ करता हूं, जिस धर्म ने, जिस राष्ट्र ने विश्व का समस्त संप्रदायों का अत्याचारित निपीड़ित मानवों को आश्रय दिया है। यह है हमारा हिंदुत्व। यह हिंदुत्व संपूर्ण मानवता का पर्यायवाची है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यही हिंदुत्व का प्रवक्ता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नया पार्टी गठन किया, इस पार्टी से भी एमपी बनकर आए, एक गठबंधन भी किया, नेहरू का सामने एक विकल्प खड़ा कर दिया। यदि अपोजिशन पार्टी का मान्यता नहीं मिला, परंतु एक अपोजिशन पार्टीज का एक सर्वमान्य नेतृत्व विकसित हुआ। नेहरू ने बोला, आई विल क्रश योर जनसंघ। इमीडिएटली प्रॉम्प्ट रिप्लाई किया श्यामा प्रसाद जी ने, आई विल क्रॉस दिस क्रॉसिंग मेंटेलिटी ऑफ योर्स। सारा सदन स्तब्ध हो गया। कैसा एक प्रखर व्यक्तित्व आ गया जो नेहरू को चैलेंज करता है। और ऐसा आध्यात्मिक विभूति को, ऐसा राष्ट्रीय विभूति को नेहरू कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेहरू का कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने प्रचंड प्रतिवाद किया। नेहरू को कई चिट्ठियां लिखी। नेहरू लियाकत फैक्ट को उन्होंने विरोध किया, इसमें हिंदुओं का स्वार्थ संरक्षित नहीं रह सकता है। आज आप गर्व के साथ स्मरण कर सकते हैं कि पूरा पंजाब और पूरा बंगाल जाने वाला था, श्यामा प्रसाद जी ने उनको बचाया। भारत का कई मूर्धन्य नेता इसको स्वीकार किया कि श्यामा प्रसाद जी ने उसको बचा लिया। सरदार पटेल गर्व के साथ इसको स्मरण करते हैं। और जो बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव दिया, मुस्लिम लीग ने उनको घोर विरोध किया। बंगाल और पंजाब का विभाजन जो हिंदू बहुल अंचल है, इसको भारत में रहना चाहिए, इसको जनमत जागृत किया पूरे देश में गुम गुम करके। अन्यथा पूरा जाने वाला था, कांग्रेस आत्मसमरण कर दिया था मुस्लिम लीग के दावा के सामने। और इतना प्रबल आंदोलन हुआ, जनमत जागरण किया श्यामा प्रसाद जी ने। आज कलकत्ता हमारे साथ है, पश्चिम बंगाल हमारे साथ है, पंजाब हमारे साथ है। देश विभाजन के साथ गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब चला गया, कच्चा तिलू चला गया, बेलूचिस्तान चला गया, सीमा प्रांत चला गया, और चट्टग्राम जहां मास्टरदा हमारा आजादी का पहला शंखनाद किया था, उस पवित्र भूमि भी चला गया। ढाकेश्वरी मंदिर भी चला गया। बाद में कांग्रेस ने इसको नवखंड कर दिया।
कचातिलू, वेरुवादी, 3 बीघा, अक्साई चिन्ह, और इतना बाचालता नेहरू ने किया। जब हमारा वीर जवान आगे चल करके पूरा कश्मीर को उद्धार करने वाले थे, उस समय में नेहरू किसी को ना पूछे हुए राष्ट्र संघ में एक दरखास्त पेश कर दिया, हताश इंडिया होकर के, कि हम अपने तरफ से युद्ध विरति करते हैं। विजयी वीर युद्ध विरति करता है और मिलित जाति संघ में शरणागत होते हैं, आप आकर के मध्यस्थता करके इसको समाधान करिए। यानी भारत का सार्वभौमत्व को उन्होंने दांव पर लगा दिया। और इस बार पार्लियामेंट में जो घटना घटित हुआ, यह भी आश्चर्यजनक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह निर्णय किया कि कश्मीर को जाने के लिए हमको परमिट का क्या जरूरी है। कश्मीर भारत का अविच्छेद्य अंग तुम भूलते हो, फिर क्यों 370 धारा का उन्होंने पूरा विरोध किया। संविधान प्रणयन सभा में उनका जो तर्कपूर्ण भाषण उनको देश में विख्यात कर दिया था और उन्होंने उनको भरपूर विरोध किया। परंतु नेताओं में इतना पौरुष का भाव था कि उन्होंने इस अनुचित डिमांड को मान लिया। इसको अस्थायी प्रावधान कह करके यद्यपि रख दिया, परंतु उनका मन में था ये स्थायी हो गया। परवर्ती पीढ़ी इसको स्थायी मान लिया, परंतु श्यामा प्रसाद जी का जो उत्तराधिकारी है अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय नरेंद्र मोदी, इसको स्थायी नहीं माना। मुझे याद है परम पूज्य श्री गुरु जी को नेहरू ने जवाब दिया, व्हाई डू यू शाउट, पार्टीशन इज ए सेटल्ड फैक्ट। उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, पार्टीशन इज ए सेटल्ड फैक्ट, वी कैन अनसेटल इट। और श्री अरविंद ने देश विभाजन के बाद खेत के साथ बोला, दिस अननेचुरल डिवीजन मस्ट गो। दिस अननेचुरल डिवीजन, अप्राकृतिक विभाजन, इसका मतलब क्या होता है? पूरे विश्व में सब देशों का मानचित्र कृत्रिम है, मनुष्य निर्मित है, परंतु भारत का मानचित्र स्वयं परमात्मा ने स्वहस्त में अंकित किया। ये नेचुरल बाउंड्री, 3 दिशा में समुद्र की मेखला और उत्तर में हिमाद्री का तुषार प्राचीर, ईश्वर निर्मित है। इसको खंडित करने का किसी का अधिकार नहीं है, और इसको जिन्होंने खंडित किया ये राष्ट्रद्रोह के पर्यायवाची है। दिस अननेचुरल डिवीजन मस्ट गो। मुझे लगता है ये समय आ चुका है, माननीय मोदी जी के समय में ये समय आ चुका है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह निर्णय करके कि कश्मीर की मिट्टी में प्रवेश करेंगे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा लगाते हुए अपना मित्रों को लेकर के कश्मीर की मिट्टी में चले गए। षड्यंत्र करके उनको भारत में गिरफ्तारी नहीं किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का पावर सेंटर के बाहर में उनको पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट का राय भी काम नहीं करेगा। और विश्व में अगणित व्यक्ति विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूं, कि उनको जिस हालत में रखा गया और उनको बाद में उनको हत्या कर दिया गया। 3 व्यक्तियों का मृत्यु रहस्यावृत है। नेताजी सुभाष का मौत कैसे हुआ कोई नहीं जानता, हुआ कि नहीं हुआ आज तक नहीं जानते। शास्त्री जी का निधन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन, लेकिन बाकी लोगों का मृत्यु के बाद तो तदंत कमीशन बैठा, इंक्वायरी हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इंक्वायरी करने नहीं दिया हमारे पंडित नेहरू ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जब प्रवेश हुआ, अटल जी को बुलाकर बोला, देखो अटल जी, तुम जाकर के दुनिया को बता दो कि बिना परमिट लेते हुए मुखर्जी कश्मीर की मिट्टी में पैर रख दिया। अटल जी तो बताए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं वापिस आए, उनका शव आया, सारा विश्व स्तब्ध हो गया। सीधा कलकत्ता उनको भेजा गया, दिल्ली नहीं लाने दिया गया। उनका माताजी का आकुल निवेदन पर नेहरू जी ने तदंत कमीशन नहीं बैठने नहीं दिया। आई एम सेटिस्फाइड, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। वांट यू टू बी सेटिस्फाइड? इस राष्ट्र को सेटिस्फाई करना है नेहरू जी, तुमने ये नहीं किया। एक प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी तुमने नहीं निभाया। अपना स्वार्थ और महत्वाकांक्षा का कारण तुमने इस देश के साथ खिलवाड़ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। इसका प्रतिकार किया माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। 60 साल बाद इसका प्रतिकार हुआ। पार्लियामेंट में जिस दिन ये कानून पारित हुआ, 370 धारा 35A को उठाया गया, उस दिन अपोजिशन के लीडर माननीय अधीर रंजन जी उठ करके वाचालता किया
और पूछा हमने जो दरखास्त दिया था नेहरू ने राष्ट्र संघ में, इसका क्या होगा? ताच्छल्य करके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला, अधीर रंजन जी आप क्या चाहते हैं? ये दरखास्त को पुनर्जीवन करने के लिए आप चाहते हैं मिलित जात संघ राष्ट्र संघ आकर के इधर मध्यस्थता करे, भारत को इतना असहाय बनाना चाहते हैं? हम कहते हैं आजाद कश्मीर भी हमारा है, अक्साई चिन्ह भी हमारा है। पहली बार एक गृह मंत्री इस दृढ़ता के साथ बोले कि आजाद कश्मीर भी हमारा है, अक्साई चिन्ह भी हमारा है। उस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, अंतरात्मा को, और देश की अखंडता के लिए बलिदान करने वाले हजारों देशभक्तों का अंतरात्मा को शांति मिली होगी। ये सपना पूरा हो गया, भारत का अखंडता सिद्ध हो गया, कश्मीर का भारत में विलय चूड़ांत हो गया, और अब अधूरा स्वप्न बाकी है। ये अक्साई चिन्ह और बाकी आजाद कश्मीर हमारे भारत में। मुझे तो लगता है किसी एक दिन श्री अरविंद का स्वप्न साकार हो जाएगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में आ जाएंगे। पूर्ण विजय की करो प्रतिज्ञा, असमंजस को छोड़ दो, हिंदुस्तान बचाना है तो पाकिस्तान तोड़ दो। इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूं और श्यामा प्रसाद जी को वापस श्रद्धांजलि देता हूं। बोलो भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मंच पर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आमदार आशीष शेलार जी यहां पर उपस्थित है। मैं अनोल कनौजिया और सचिन शिंदे से विनंती करता हूं उनका स्वागत करें। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, हमारी बुलंद आवाज श्रीमान आशीष शेलार जी का आज स्वागत हो रहा है। अनिल कनौजिया और सचिन शिंदे जी प्रतिमा देकर और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत करेंगे। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुंबई के राज पुरोहित जी भी उपस्थित है। संतोष दुबे जी से विनंती करूंगा कि वे राज पुरोहित जी का भी सम्मान करें। संतोष दुबे जी। अंगवस्त्र और प्रतिमा देकर उनका भी सम्मान हो रहा है। साथ ही में मुंबई में चुनाव चल रहे हैं और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आज उम्मीदवार है और हमारे कल के आमदार है, मैं विनंती करूंगा कि आज के अपने विशेष अतिथि धामी जी से वे हमारे उम्मीदवार किरण शेलार जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों से सम्मान होना चाहिए। बड़े अंतराल के बाद में अब यह सपना साकार होगा कि मुंबई पदवीधर का आमदार यह भारतीय जनता पार्टी का होगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए, शुभकामना भी देनी चाहिए। और इसी के साथ में मैं विनंती करता हूं कि आज के इस आयोजन में जिन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन यह हमारी विनंती है कि धामी जी अमरजीत मिश्रा जी का भी यह स्वागत करे। यह अति आवश्यक है। राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो जलता रहेगा, लेकिन किसी न किसी ने हाथ में ज्योति लेने की आवश्यकता होती है। वे अमरजीत मिश्रा जी है। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि सारंगी जी को जल्दी जाना है, इसलिए आज का जो विशेष कार्यक्रम है, मैं सम्माननीय आशीष शेलार जी और सारंगी आदरणीय जी से विनंती करूंगा कि जो कानून लाकर देश में वे पहला राज्य बने, समान नागरिक कानून लाने वाले श्री धामी जी का विशेष सत्कार अब इसके उपरांत होगा। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए और अपने स्थान पर खड़े होकर हम उन्हें यह सम्मान देंगे। सम्माननीय आशीष शेलार जी और सारंगी जी यह शॉल और स्मृति चिन्ह देकर धामी जी का यहां पर सम्मान करेंगे।
जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज जिस दिन हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनका यह सपना था कि पूरे देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसको प्रत्यक्ष रूप से राज्य में लाने वाले पुष्कर सिंह धामी जी का सम्मान हो रहा है। बोलिए भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं विनंती करता हूं ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी आवाज सुनने के बाद हम सभी अपनी जगह रुकते हैं और सही रूप से आर्य चाणक्य को जिन्होंने मंच पर जिया है, ऐसे पद्मश्री अभिनेता मनोज जोशी जी से विनंती करता हूं, वे अपने शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। आज हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं। वो निष्ठावान और संपूर्ण भारत को एक करने के लिए और एकात्म भारत का जिन्होंने स्वप्न देखा, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के अद्भुत राजनीतिज्ञ थे, चिंतक थे, बैरिस्टर थे, शिक्षाविद थे। और इस अवसर पर उपस्थित जिन्होंने सच्चे अर्थ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारत में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, इस शंख घोष को सच्चे अर्थ में परिपूर्ण करने वाले देवभूमि उत्तराखंड के सुपुत्र और देवभूमि उत्तराखंड के माननीय तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने यूसीसी लाकर सच्चे अर्थ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और इस भारत देश में 370 और 35 एक कभी खत्म होगा, ये स्वप्न था। वो स्वप्न भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चलने वाले जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो इस देश को विकास का जो स्वप्न देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसी स्वप्न को अद्भुत रीत से साकार करने वाले भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 370 को भी खत्म कर दिया गया। ये भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को एक अद्भुत श्रद्धांजलि ही है। और जिस देवभूमि से जिस यूसीसी का पांचजन्य शंखघोष किया गया है, वो शंखघोष जल्द ही मैं आशा करता हूं कि इस पूर्ण भारत में वो पूर्ण हो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो घोषणा, एक देश, एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान, वो परिपूर्ण होगी। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि हम धामी जी को सुनने के लिए आए हैं और
डॉक्टर सारंगी जी को तो सुन लिया, अद्भुत विद्वान है, लेकिन एक बात केवल, क्योंकि कैसे एकरूपता होती है कि जिन गांधी जी के और इस भारत को एकात्म करने का जिन्होंने स्वप्न पूर्ण किया, वो सरदार पटेल की विशेष कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आए थे, और जब लियाकत अली का समझौता हुआ तो उसी क्षण उन्होंने त्यागपत्र देकर भारत की एकात्मता के लिए निकल पड़े और 40 दिन जेल में रहे, और उनकी मृत्यु कैसे हुई पता नहीं। ऐसा निष्ठावान समर्पित नेतृत्व जिस भारत को था, वो भारत की परंपरा है, और वो निष्ठा यदि नहीं होती तो ये भारत, भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रकार से एकत्रित नहीं कर पाते जिसके लिए महाभारत हुआ। उसके बाद, उसके पहले भगवान श्री राम ने भी भारत को एकत्रित करने का प्रयत्न किया, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण, उसके पश्चात सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते और नहीं निष्ठा पद्धति से उन्होंने वो आंदोलन छेड़ा होता तो आज कलकत्ता जाने के लिए हमें वीजा निकालना पड़ता, पूरा बंगाल चला जाता। तो ये निष्ठा आचार्य चाणक्य ने भी उसकी व्याख्या की थी कि आज जो निष्ठा के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री हो या हमारे उत्तराखंड के तेजस्वी मुख्यमंत्री धामी जी हो, वो उसी निष्ठा के बलबूते पर और उसी निष्ठा के मार्ग पर चल रहे हैं। तो मैं चाणक्य का एक छोटा सा संवाद निष्ठा का आपके सन्मुख प्रस्तुत करूंगा, जो चाणक्य ने निष्ठा की व्याख्या की है। मेरे चाणक्य नाटक का ये संवाद है। निष्ठा की ऐसी संकीर्ण व्याख्या आपसे अपेक्षित नहीं थी महात्मन, आपसे अपेक्षित नहीं थी। ये पृथ्वी पर नाशवंत मात्र नाम रूप आकृतियां, ये निष्ठा के पात्र नहीं होते कदापि। निष्ठा के पात्र होते हैं केवल जन समुदाय, उन जन समुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म। यही केवल उच्चाशय है महावीर, यही केवल उच्चाशय है। और मेरा स्वार्थ भी वही था। मेरी रुचि नहीं है ये गोधन क्षेत्र संपत्ति में, अमात्य या महा अमात्य पद में। मेरी रुचि है केवल भारतवर्ष में, भारतवर्ष की निस्सहाय दमित शोषित प्रजा के उद्धार में। निष्ठा यह पदार्थ अति दिव्य है, हे अप्रतिम अति दिव्य है, और उसके लिए पात्र भी दिव्य होना आवश्यक है। ये जिस वंश परंपरा में लोग आजकल मानते हैं, धनानंद नामक जिस विषवृक्ष को आप अपनी निष्ठा के अमृत से सींच रहे थे, उस विषवृक्ष का गुणधर्म था केवल विषफल उत्पन्न करना, और रत्न केवल वसुंधरा में होते हैं देव, वंश कुल गोत्र में नहीं होते कदापि। इसलिए आपकी निष्ठा का पात्र कोई भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल समष्टि हो सकती है, केवल जानपद। ये पाटलिपुत्र के दुर्ग की दृढ़ता आपका आशय नहीं होना चाहिए। समग्र भारतवर्ष की अखंडितता ही आपका आशय होना चाहिए। और इसीलिए धनानंद की मृत्यु के पश्चात मैंने अपनी शिखा का बंधन नहीं किया है, और ना ही मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी ये भारतवर्ष अखंडित होने के पश्चात मात्र, और इसे स्वार्थ कहो तो शिरोमान्य है, शास्त्रज्ञ शिरोमान्य है। किंतु इतना लक्ष्य मेरे ऋषिवर्य, ये विष्णुगुप्त चाणक्य नाम का एक क्षुद्र शक्ति अकिंचन ब्राह्मण जब समाज के पददलितों के सुख का चिंतन करता है, तब मगध जैसे उत्तुंग साम्राज्य को भी उच्चाटित करने का प्रचंड सामर्थ्य उसके भीतर जन्म लेता है। वो केवल और केवल जानपदों की हृदयस्थ अनुकंपा के कारण। और आपकी निष्ठा एक नाशवंत मानव के प्रति, एक नाशवंत वंश के प्रति। हे महाप्राण, रात्रि के इस तमस में भूमि पर पड़े मुख चक्षु आपकी ओर सजल दृष्टि से देख रहे हैं कि आप उनके चक्षुओं में बह रहे अविरत अश्रुओं को हरेंगे या उनकी दृष्टि का हरण करेंगे, ये निर्णय आपका है। धन्यवाद।
तो ऐसी निष्ठा की आवश्यकता है जिस निष्ठा की संकल्पना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और इसी निष्ठा के आधार पर ये भारतवर्ष, यदि 140 करोड़ लोग ये सोचेंगे कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं, तो ये देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही अर्थों में यह भारत भूमि की विशेषता आपने यहां पर प्रस्तुत की। मैं विनंती करूंगा मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय आशीष शेलार जी से वे अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत रखें। श्री आशीष शेलार जी। आजच्या या कार्यक्रमाला ज्यांचा आपण सत्कार केला असे आपले उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री सन्माननीय पुष्कर सिंग धामीजी, ज्यांचं भाषण आपल्याला प्रेरणा देऊन गेलं आणि आताच आपल्यामधनं जे लवकर निघाले असे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रतापचंद्र सारंगीजी, माझे मित्र आणि ज्यांचं वाणीमध्ये तेज आहे, अभिनयाचं तर सामर्थ्य आहेच, पण तुम्हाला आणि मला मिळाली आहे ती वाचा आहे आणि त्यांना मिळाली आहे ती वाणी आहे, असे आमचे पद्मश्री मनोज जोशीजी, या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे नेते आमचे मित्र ॲडव्होकेट दीनानाथ तिवारी, दीप कोश्यारी जी, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है। या कार्यक्रमाचे आयोजक अमरजीत मिश्रा जी, राज पुरोहित जी आणि उपस्थित बंधू भगिनी आणि मातांनो, चालेल ना मराठीत? आजचा हा कार्यक्रम अमरजीत मिश्रा यांचं जेवढं अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे, अशा पद्धतीचा कार्यक्रमाचं नियोजन आहे। सातत्याने या ठिकाणी श्यामाप्रसाद मुखर्जींना अभिवादन करून त्यांच्या नावाने एक पुरस्कार द्यावा आणि त्या पुरस्कारामधून एक विचारांचं तेज पुन्हा एकदा आपल्या या समृद्ध महाराष्ट्राच्या भूमीत आणि मुंबईच्या भूमीत लोकांपर्यंत पोहोचवावं, हे काम करण्याची कल्पना, नियोजन आणि सातत्य याचं श्रेय केवळ आणि केवळ अमरजीत मिश्रा यांच्याकडे जातं। मी त्यांचं त्यासाठी अभिनंदन करेन। अमरजीत जी, तुमच्या लक्षातही आलं नसेल, वैसे मराठी समझना आसान है, तो आप भी उसको समझ ही लेंगे कि आजचा हा कार्यक्रम एक अद्भुत आहे। आजच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनातली शृंखला, या कार्यक्रमाचं स्वरूप तेजपुंज करणारी आहे। या कार्यक्रमाला जुळून आलेल्या गोष्टी या सहज शक्य गोष्टी नाही आहेत आणि ज्याचं मी विवेचन करीन त्यानंतर आपणही मला दाद द्याल आणि त्याचं समर्थन कराल। याचं कारण या कार्यक्रमाच्या शृंखलेमध्ये ज्या परिसरात कार्यक्रम होतोय तो परिसर, ज्या प्रांगणात कार्यक्रम होतोय ते प्रांगण, ज्यांच्या नावाने आपल्याला पुरस्कार दिला जातोय त्या व्यक्ती आणि ज्यांना पुरस्कार दिला जातोय त्या अतिथी, या चौघांमध्येही त्या ठिकाणी आपण बघितलं तर प्रचंड देशभक्ती हा एकच विषय समोर येतोय। आणि म्हणून ज्या परिसरामध्ये हा कार्यक्रम होतोय तो या रस्त्याच्या पलीकडे समोर गेल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान आहे आणि महाराष्ट्राचंच केवळ आद्य पुरुष नाही, या देशाचा अभिमान
आणि गौरव असणाऱ्या शक्तीचं नाव म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. आणि म्हणून देव, देश आणि धर्मासाठी बालक अवस्थेत असलेले आमचे छत्रपती यांनी आपल्या सवंगड्यांसहित एकत्र येऊन एकच गोष्ट मनामध्ये ठेवली, ती म्हणजे परकीयांपासून आपल्या स्वकीयांचं रक्षण आणि या भूमीतून एक हिंदू साम्राज्य असं निर्माण करायचं आहे की ज्यातून देव, देश आणि धर्मासाठी सातत्याने संघर्ष करणं याची प्रेरणा या हिंदुस्थानमध्ये कोणी देत असेल तर ते तुमचे आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. त्यांना अभिवादन करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात या परिसरामध्ये करतो. आणि मग काल परवाच त्यांच्या शिवछत्रपती महाराजांच्या आपल्या सोहळ्याचे 350 वर्ष आपण पूर्ण केली. आणि म्हणून ती प्रेरणा या परिसरामध्ये आहे. त्यांना अभिवादन करून हा कार्यक्रम होतोय. त्यामुळे परिसर महत्वाचा आहे. ज्या प्रांगणामध्ये होतोय ते स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्या ठिकाणी असलेल्या आपल्या विचारांच्या प्रांगणामध्ये होतोय. ज्या सावरकरांनी वयाच्या 11व्या वर्षी आपल्या गावाकडून नाशिककडे चालत 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 जाण्याचा निश्चय घेतला. आणि तो निश्चय यासाठी घेतला कारण नाशिकमध्ये त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर काव्य स्पर्धा होती. आणि त्या काव्य स्पर्धेत मी भाग घेईन म्हणून एक लहान बालक चालत चालत काही किलोमीटर चालत त्या स्पर्धेत गेला. त्या स्पर्धेत त्याच्याही पेक्षा वयाने मोठे असलेल्या लोकांची सहभागिता होती. तरी त्या स्पर्धेमध्ये तो उभा राहून त्याने एक काव्य त्या ठिकाणी प्रदर्शित केलं. तेही कोणासमोर तर त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी होते लोकमान्य टिळक. आणि त्या लोकमान्य टिळकांसमोर त्या विनायक दामोदर सावरकरांनी ते काव्य अजरामर जे पुढे झालं, जे आपण ऐकलं, ते म्हणजे हे हिंदू नरसिंहा प्रभू शिवाजी राजा. ते काव्य ज्यावेळेला त्यांनी त्या ठिकाणी ठेवलं, पारितोषिक वितरण झालं. सावरकरांना पहिलं पारितोषिक मिळालं. लोकमान्य टिळकांना लक्षात आलं की या काव्यामध्ये उपाधी, वाक्यरचना, व्याकरण, शब्द हे जे काही मांडलंय ते 11 वर्षाच्या मुलाला कसं शक्य होईल. आणि म्हणून लोकमान्य टिळकांनी त्याला बोलवलं, सांगितलं तुला पारितोषिक तर मिळालंच, तुझं अभिनंदन आहे, पण मला खरं सांगशील का रे बाळा की हे तुझ्या वडिलांनी तुला लिहून दिलं होतं का तुझ्या मोठ्या भावाने लिहून दिलं होतं का शिक्षकांनी लिहून दिलं होतं. छोटा विनायक दामोदर सावरकर असे म्हणतात की जर वयाच्या 15व्या वर्षी संत ज्ञानेश्वर जर भावार्थ दीपिका लिहित असतील तर वयाच्या 11व्या वर्षी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर असं काव्य का नाही लिहू शकत. लोकमान्य टिळक ताडकन म्हणाले हे काव्य कठीण असलं तरी यानेच लिहिलं असेल याचं कारण ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेल्या ग्रंथाला ज्ञानेश्वरी म्हणणं रूढ आहे. हा एकमेव मुलगा आहे जे त्याला भावार्थ दीपिका असं म्हणतोय. याचा अर्थ हा प्रज्ञावंत आणि हुशार मुलगा आहे. या सावरकर सदनामध्ये प्रांगणामध्ये हा कार्यक्रम होतोय, हे त्यातलं दुसरं विशेषत्व आहे. तिसरं डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, खरं तर ज्यांनी या देशासाठी स्वतंत्र भारतात, एक लक्षात घ्या काँग्रेसचा हा जो दावा आहे ना, बलिदान आम्ही केलं, बलिदान आम्ही केलं, ज्यांनी कोणी सगळ्यांनी बलिदान केलं असेल त्या सगळ्यांबद्दल आमचा आदर भावच आहे. पण स्वतंत्र भारतामध्ये पहिलं बलिदान जर मोठ्या कुठल्या नेतृत्वाचं झालं असेल तर ते डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं झालं. आणि मग विचार तोच आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देव, देश आणि धर्माचा विचार.
त्याचं अभिवादन करून प्रेरणा घेऊन सावरकरांनी मांडलेल्या प्रखर हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला अपनावून केवळ भाषणातून नाही तर प्रत्यक्ष कामातून एक देश आणि एक संविधान, आजकल धामी जी संविधान रक्षक संविधान की जानकारी न लेते हुए चुनाव में प्रचार करते हुए ढोंगी हमने बहुत देखे। हम संविधान की रक्षा के लिए आए हैं। ऐसा भ्रम और झूठ फैलाकर वोट लेने वाले कांग्रेसी हमने देखे। क्या वो जवाब दे सकते हैं क्या कि संपूर्ण भारत में संविधान जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने निर्माण किया, उसको सही तरीके से पूरी तरह लगाने का काम, उसका पहला संघर्ष किसी ने किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। आणि म्हणून श्यामा प्रसाद मुखर्जींनी परमपूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबर पण काम केलेलं आहे। आणि म्हणून या परिसराचं अजून एक विशेषत्व आहे, या आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी प्रेरणा घेऊन काम करतो, पण बरोबरीने इथून जवळच असलेल्या आमच्या चैत्यभूमीवर आमच्या परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कर्तृत्वाला अभिवादन देऊन सुद्धा आम्ही काम करतो। हे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी करून दाखवलं। आणि म्हणून या देशात एक निशान एक संविधान असलं पाहिजे यासाठी बलिदान ज्यांनी दिलं ते श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या नावाचा पुरस्कार ज्या प्रमुख नेत्याला दिला जातोय त्याने एका देशामध्ये जगण्यासाठीचा एकच समान कायदा असला पाहिजे, तो यूसीसी आणला, ते आमच्या पुष्कर धामींना आपण देतो। आणि म्हणून मी सांगतो की आपण जमलेले सगळे जण सौभाग्यशाली आहोत की अशा सुयोग्य आणि सुयोग जमलेल्या कार्यक्रमाचे आपण साक्षीदार बनतो आहोत। आणि ज्या विचारांना घेऊन भारत माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात विकासाची पावलं मोठ्या गतीने पुढे घेऊन जाईल, तो विचार दुसरा तिसरा कुठलाच नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून प्रेरणा घेणारा विचार, परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना आणि कर्तृत्वाला अभिवादन देणारा विचार, श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी केलेल्या संविधानाच्या संरक्षणाच्या बलिदानाचं कर्तृत्व आणि जमिनीवर काम करून त्याचं प्रत्यक्ष उतरवणाऱ्या धामीजींसारख्या नेत्या कार्यकर्त्याचा सत्कार। या अजब योगाच्या कार्यक्रमात अमरजीत मिश्राजी तुम्ही आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद देतो आणि इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आशिष जी। मी एक या ठिकाणी उल्लेख करू इच्छितो, आज या ठिकाणी एक सत्कार मूर्ती होत्या उज्ज्वला मोरे, आज इथे येऊ शकल्या नाहीत, पण त्यांना आम्ही हा पुरस्कार देऊ आणि त्यांची माहिती सांगतो। 1971च्या युद्धामध्ये त्यांचे पती शहीद झाले, लग्न होऊन फक्त 4च महिने झाले होते, पण त्यानंतर मात्र उज्ज्वला मोरे यांनी शांताराम मोरे यांना दिलेलं वचन पूर्णपणे पाळलं। अख्खं आयुष्य त्यांनी एकट्याने काढलं आणि त्यांच्या आईवडिलांची सेवा करत काढलं। त्या उज्ज्वला मोरेंचा आपण या ठिकाणी सत्कार ठेवला होता। तब्येतीच्या कारणामुळे त्या आलेल्या नाहीत, अंधेरी येथे राहतात, त्यांचा आपण सन्मान नंतर करू। मी अधिक वेळ न घेता आज ज्यांना आपण या ठिकाणी मुख्य अतिथी म्हणून बोलवलंय, ज्यांनी भारतामध्ये एक नवीन सुरुवात केली, ते आदरणीय मुख्यमंत्री श्री धामीजींना मी विनंती करतो त्यांनी आपले विचार आपल्या समोर मांडावेत। आपण जोरदार टाळ्यांमध्ये श्री धामीजींचे या ठिकाणी स्वागत करायचंय। भारत माता की, भारत माता की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहें,
शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। वीर सावरकर अमर रहें। आज स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने भारत के संविधान पर, शिवाजी के सुशासन पर और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को धरातल पर उतारने का जो भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उनके उद्बोधन को आपने सुना। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय आशीष शेलार जी, पद्मश्री जिन्होंने बहुत ही शानदार उद्बोधन, बहुत सारगर्भित हम सबके समक्ष रखा, और आचार्य चाणक्य के रूप में और देवभूमि उत्तराखंड में जो बाबा नीम करोरी का स्थान कैंची धाम है, उस कैंची धाम के भी अनन्य भक्त आदरणीय मनोज जोशी जी। और मैं धन्यवाद करूंगा कि आज के इस पुण्यतिथि के दिन पर आप सबके बीच में जिन्होंने मुझे बुलाया, जिनके आग्रह पर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे बड़े मित्र दीप कमल फाउंडेशन के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय अमरजीत मिश्र जी, मेरे साथ उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन का काम देखने वाले श्री विनय रोहिला जी, एडवोकेट और बहुत पुराने, जिन्होंने युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पद्धति से 50 वर्षों से अनवरत जो सेवा कर रहे हैं, दीनानाथ मिश्र जी, हमारे आदरणीय राज पुरोहित जी, श्री दीप कोश्यारी जी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी सेल के संयोजक श्री महेंद्र गुसाई जी, एवं हमारे गणेश खनकर जी, आज का संचालन करने वाले, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी हमारे बंधु, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब ने मेरा आज यहां पहुंचने पर इतना स्वागत किया, मुंबई आने पर अभिनंदन किया, आप सब ने मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं भी देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं सबसे पहले भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाले, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, उसके लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी ओर से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत मां की आन बान शान को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राण देने में जो कभी पीछे नहीं हटे, ऐसे हमारे वीर सपूतों को, उनके परिवारजनों को, उनकी वीरांगनाओं को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाता हूं, नवाकर प्रणाम करता हूं। आज अभी मैं आशीष जी का जब यहां से भाषण सुन रहा था, वैसे मराठी और हमारे उत्तराखंड की भाषा बहुत कुछ मिलती जुलती है,
बहुत अलग नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के समक्ष मुंबई के आज ये शिवाजी पार्क स्थित वीर सावरकर समारोह में, वीर सावरकर सभागार में आयोजित हो रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब मैं यहां आ रहा था तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि मुझे इस प्रकार से एक ही स्थान पर भारत के 3 वीर सपूतों में छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर और डॉक्टर मुखर्जी को एक साथ स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं कार्यक्रम के आयोजक अमरजीत मिश्रा जी को, उनके सभी साथियों को बहुत दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि मुझे बताया गया, मैं अमरजीत मिश्रा जी से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों से इस दिवस पर वीर शहीदों की माताओं, उनकी पत्नियों का पूजन कर एक अनूठी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। यह बहुत ही शानदार और प्रेरणादायी पहल है जो हमें अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का ये अवसर मिलता है। ऐसे पुण्य आयोजन के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राजनेता थे, शिक्षाविद थे, विचारक थे और एक बड़े परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताश्री कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया वो आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनकर एक बड़ वृक्ष बन गया है। डॉक्टर साहब का बलिदान हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो समर्पण है उसकी याद दिलाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमेशा समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का समर्थन किया। देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान होना चाहिए। उन्होंने इस विचार को लेकर एक एकीकृत, शक्तिशाली और समृद्ध भारत के विचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अपने जीवन का उन्होंने बलिदान कर दिया और आज उनके सपनों का भारत एक ऐसा भारत था जहां सभी के लिए समान नागरिक अधिकार हों, सभी एक साथ कर्तव्य पट पर एकजुट हों, देश के अंदर समान नागरिक संहिता हो, धारा 370 को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंतिम श्वास तक संघर्ष किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में, अभी सेलार जी ने बहुत विस्तार से बताया, मिश्रा जी ने शुरुआत में बताया, प्रभात सारंगी जी ने भी बहुत विस्तार से बात की कि आज मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से देश की आजादी के बाद लंबे समय से जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, वो काम जो कोई नहीं कर सका, भारत मां के सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भाइयों बहनों, हमने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संकल्प थे, वो सपनों के भारत के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक प्रयास किया है। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, उसी संविधान के अनुसार, उसी प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में इसको एक विधेयक के रूप में हमने वहां पर इसको पारित करके, राष्ट्रपति महोदय का भी जो है हमको उसमें उनकी भी स्वीकृति हमको मिल गई है। और उत्तराखंड देवभूमि को सेलार जी ये गौरव प्राप्त हो गया कि जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है,
और मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। जहां के हमारे अमरजीत मिश्रा जी, जहां इनका पैतृक इनके पूर्वजों का क्षेत्र है बनारस, वहां से लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ने का काम करती है, जल और जीवन देती है। उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकलकर ये पूरे देश को आने वाले समय में लाभ देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हमारे समाज और राष्ट्र के भविष्य को गहराई से प्रभावित करने वाले यूसीसी के बिल का मसौदा तैयार करने के लिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष, जब विधानसभा का चुनाव हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष गए थे, और हमने ये प्रस्ताव देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे, सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे, वो एक निर्णय होगा यूसीसी को बनाने के लिए हम कमेटी का गठन करेंगे। उसमें हम स्टेक होल्डरों को रखेंगे, उसमें विधि विशेषज्ञों को रखेंगे, उसमें हम समाज के हर वर्ग से बात करेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष जो संकल्प रखा था, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। और उत्तराखंड के अंदर जब से उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, 22 सालों में हर चुनाव में जो भी चुनाव आया, उस चुनाव में सरकार बदल जाती थी। भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा की सरकार आ गई। ये क्रम लगातार चलता था, और एक मिथक भी था, एक परिपाटी भी थी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार 2022 के आम चुनाव में पहली बार ये मिथक तोड़ दिया, ये परिपाटी बदल दी और एक नया इतिहास बना दिया। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, और हमने भी बिना देर किए सरकार के गठन होते ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रावधान के अनुसार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों के अनुसार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहला निर्णय लिया मंत्रिमंडल की बैठक में, और इसके लिए हमने कमेटी बना दी। रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। उस कमेटी ने अनेक कार्यक्रम किए, उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर देश के अंदर कार्यक्रम किए, लॉ कमीशन से भी बात करी, तमाम धार्मिक संगठनों से बात करी, तमाम प्रकार के खुले मंचों से अनेक विद्वानों के जो विचार थे वो विचार भी लिए, और 2,40,000 के करीब सुझाव इसमें प्राप्त हुए। यह हमारे सभी जागरूक जो नागरिक थे उनके समर्पण का प्रमाण है कि उनके विचार और साझा सुझाव से यह हमारी मजबूत नीति बन पाई। इससे सुनिश्चित हुआ कि हर वर्ग और समुदाय की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही समिति ने जन परामर्श के साथ साथ जन संवाद के भी कार्यक्रम आयोजित किए। इन सभी के पीछे उद्देश्य था कि सबके विचार आने चाहिए, स्टेक होल्डरों का भी इसमें निश्चित रूप से सम्मेलन होना चाहिए, उनकी समस्याएं और किस प्रकार से हम इसका मसौदा तैयार करें। इस प्रक्रिया में हमें न केवल यूसीसी के मसौदे को बेहतर बनाने में मदद की, बल्कि लोगों के बीच में विश्वास और पारदर्शिता भी बढ़ाई। और जब सारा ड्राफ्ट हमको मिल गया, भाइयों बहनों, हमने मंत्रिमंडल में फिर से उसका विचार किया, और विचार करके 7 फरवरी का वो ऐतिहासिक दिन इस बिल को सदन में पास कर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा, जिस पर उन्होंने 11 मार्च 2024 को अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस प्रकार उत्तराखंड को पहला राज्य देश की आजादी के बाद यूसीसी विधेयक बनाने वाले पहले राज्य के रूप में मिल गया। भाइयों बहनों, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी है कि सभी के लिए समान अधिकार और कर्तव्यों के साथ सबके लिए एक समान कानून हो,
और समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो चाहे किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो। और बाबा साहब पहले ही इसका प्रावधान कर चुके हैं। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को उनके जो व्यक्तिगत कानूनों में समानता मिलने का मार्ग है वह भी प्रशस्त होगा। जब ये विधेयक विधानसभा में हमने पारित किया तो पूरे देश के अनेक बड़े बड़े संस्थानों के मीडिया हाउस के लोग आए, हमारे पत्रकार मित्र आए, वो तमाम प्रकार की जब उन्होंने कुछ शंकाएं भी अपनी व्यक्त की। हमने कहा ये हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम कोई पक्षपात करने के लिए भी नहीं लाए हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें सम्मिलित करके हम देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति, उस आधी आबादी का पूरा कानून उत्तराखंड में लेकर आए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समान नागरिक संहिता न केवल एक कानूनी आवश्यकता है बल्कि एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी है। उनका मानना था कि सभी नागरिकों के लिए जब तक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। जब हर व्यक्ति को समान कानूनों के तहत न्याय मिलेगा तो समाज में भेदभाव और असमानता कम होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बुजुर्गों को भी सुरक्षा मिलेगी और जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसमें हमने हर वर्ग के लिए प्रावधान किया हुआ है। कई व्यक्तिगत कानून, विशेषकर धार्मिक कानून, जो आज महिलाओं के लिए बेहद भेदभावपूर्ण है, समान नागरिकता के तहत इन भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाएगा और महिलाओं को समान अधिकार इससे मिलेंगे। साथ ही सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा तो यह विभिन्न समुदायों के बीच जो अनेक प्रकार की आज दूरी है, अनेक प्रकार की खाइयां हैं, वो खाइयां भी समाप्त होंगी। इतना ही नहीं, जो आज न्यायिक प्रणाली है, उस न्यायिक प्रणाली को भी सरल और प्रभावी बनाने में कानून बहुत मदद करेगा। और जितने भी शंकाएं थी, जब हमने उसको विधानसभा में प्रस्तुत किया, उसका विस्तार से हमने वहां पर उस विधेयक को रखा, तो निश्चित रूप से बहुत सारी शंकाएं दूर हुई। चूंकि अब ये हमारा वहां पर विधेयक बन चुका है, जल्दी ही वो लागू होगा। चूंकि उसको लागू करने के लिए तमाम और प्रावधान करने हैं, उन प्रावधानों को हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समाज की स्थापना के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में भी अनेक काम देश के अंदर ऐसे हुए हैं जिसमें पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारा उल्लेख कर दिया। चाहे वो आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई हो, सीएए का कानून लाया गया हो, 35A का कानून लाया गया हो, या 3 तलाक का खात्मा किया गया हो, या भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बनाया गया हो। ऐसे अनेक काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर से धारा 370 के अंत के सपने को भी आज किसी सरकार ने पूरा किया है तो वो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की सरकार ने पूरा किया है। आदरणीय मोदी जी ने हमारी मुस्लिम बहनों के दर्द को समझते हुए 3 तलाक का भी, उससे भी मुक्ति दिलाई है। महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की भी मंजूरी दी गई है। और आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से ही हमने समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किया है, एक कानून बनाया है। इसके साथ साथ आप सब लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और देवभूमि में आते समय या देवभूमि का विचार करते समय आपके मन के भाव हमेशा बदल जाते हैं। जब भी उत्तराखंड का नाम आता है, देवभूमि का नाम आता है, तो आपके मन में एक अलग प्रकार का विश्वास, अलग प्रकार की श्रद्धा, अलग प्रकार का आस्था, एक अलग प्रकार का वहां के लिए विचार आता है। और देवभूमि का एक मूल स्वरूप
हम सबके मन में आता है, विचारों में आता है कि देवभूमि माने कि देवों की भूमि, एक साफ सुथरा वहां का परिवेश, वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, देवों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित। भाइयों बहनों, ये देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में, वहां की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारी सरकार ने कुछ वहां पर निर्णय भी लिए हैं, जो पहले की सरकारों ने वहां निर्णय नहीं लिए थे। भाइयों बहनों, वहां पर लैंड जिहाद चलता था और हजारों एकड़ जमीन वहां की अतिक्रमित थी। कहीं पर नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, ऐसे चढ़ाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी पहले चरण में हमने उस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। ये लैंड जिहाद था, इस लैंड जिहाद पर कार्रवाई की है, दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है भाइयों बहनों। और ये सब देवभूमि की पवित्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए ये प्रभावी काम हुआ है। मेरा मानना है इन सब विषयों पर काम करने की प्रेरणा हमें किसी से मिल पाई तो हमारे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से ही मिल पाई। भाइयों बहनों, आज यह सम्मान जो मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान के रूप में प्रदान किया जा रहा है, यह न केवल मेरे लिए बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, यह हमारे समर्पित सहयोगियों और उन सभी लोगों का है जिन्होंने इस संकल्पना को वास्तविकता में बदलने का काम किया है। उन्होंने वास्तविकता में बदलने के लिए हमारा सहयोग किया है। यह सम्मान हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश के लिए, समाज के लिए और अधिक परिश्रम करें और अधिक समर्पण भाव से काम करें। मैं दीप कमल फाउंडेशन और सम्मानीय निर्णायक मंडल का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा। और मैं विशेषकर मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत कम बोलते हुए बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े विचार उनके मन में होते हैं। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की जो 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता है, उस जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारे प्रयासों को समर्थन दिया है, हमारा विश्वास बनाया है, हमेशा अपना आशीर्वाद देकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। अंत में मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, शिवाजी महाराज को, वीर सावरकर को और इस पुण्य भूमि को पुनः नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का, सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, आप सबने यहाँ पर आकर मेरा प्रोत्साहन किया, हमारे सभी आए हुए अतिथियों का आपने प्रोत्साहन किया, उन सबको अपना आशीर्वाद दिया। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले सभी का धन्यवाद करते हुए और भारत के वीर शहीदों की, वीर माताओं को और वीर पत्नियों को भी नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
आहे त्यांच्याबरोबर जातील ना खाली. हो जाएगा सर, हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा ना, हम लोग साइड में हो जाएगा. हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, इंटरव्यू हो जाएगा ना, तुरंत हम साइड में हो जाएगा. हाँ लूज करा. नवीन से इधर आप आगे आ जाओ. हाँ ठीक है. आप लोग नवीन आदित्य चेक ऑडियो. अरे हाँ